नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है उत्तर प्रदेश में 2025-26 का बजट पेश। दूसरी खबर है तेजस्वी यादव ने ईवीएम हटाने की वकालत की। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार का लगातार 9वीं बजट 2025-26 के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश यह बजट 8 लाख करोड़ के ऊपर है। बजट को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बजट बड़ा ढोल करार दिया। कहा यह अंदर से खोखला है, इसमें आवाज़ तो बहुत है मगर अंदर से खाली है। उन्होंने बजट को समाज के तमाम वर्गों के लिए निराशाजनक बताया। जनता को लग रहा है प्रवचन आ गया, लेकिन बजट कब आएगा? दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित के लिए, गरीबी दूर करने के लिए बजट कब आएगा? उन्होंने कहा, बजट को देखकर किसानों की उम्मीदों का फसल सूख गया। किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी, लेकिन बजट में देखकर किसानों की फसल सूख गई। बजट देखकर महिलाओं के माथे पर चिंता की लकीर है। घर कैसे चलेगा? बेरोजगारों के सामने अंधेरा छा गया। अखिलेश यादव ने कहा, बजट में बुनकरों का ताना बाना रुक गया है। लोग जानना चाहते हैं जुमला मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है। पिछले कई बजट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से कोई मेल ही नहीं खाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छुट्टा जानवर तभी हटेगी जब सरकार हटेगी। बजट में दलितों, पिछड़ों के साथ भेदभाव किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि यह बजट बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बजट जनहित और जनकल्याण के हित में होता तो अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी का बजट मिडिल क्लास के सशक्तिकरण के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का बजट ही नहीं बल्कि नौकरी, ठेका, सारे विकास के काम मिडिल क्लास के लिए सशक्तिकरण के लिए है। जबकि सरकारों की असली चिंता करोड़ों परिवारों की गरीबी दूर करने वाले उद्देश्यों को पूर्ति करने वाले होने चाहिए। बजट में गरीबों, बेरोजगारों और पिछड़ों की उपेक्षा करने वाला बजट मायावती ने करार दिया। दलितों, पिछड़ों की शिक्षा, नौकरी, रोजगार के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल होती है। आज केवल सपना ही दिखाएगा बजट, और जमीन पर कुछ नहीं मिलने वाला है, खासकर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के। इस प्रकार से केंद्रीय बजट में तुष्टिकरण किया गया, उसी प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के बजट में भी मिडिल वर्ग को साधा गया है। गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। दूसरी खबर है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बाद ईवीएम हटाएंगे।
देश का चुनाव आयोग की नियुक्ति जिस प्रकार से हो रही है, नियुक्ति पर उंगलियां उठ रही हैं। नियुक्ति चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति जब एक सदस्यीय प्रधानमंत्री करते थे तब उतनी उंगलियां नहीं उठती थी। आज प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट सहयोगी और विपक्ष के नेता, जबकि इससे पहले न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता करेंगे। जब अधिकारी चुनाव आयुक्त किसी विपक्ष के मुद्दे पर संज्ञान ही नहीं लेते हैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, जहां 2-1 का बहुमत होगा वहां नियुक्ति हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष को, देश के लोकतंत्र को, जनता को न्याय कहाँ मिलेगा। ईवीएम पर मतदान पर उंगली बराबर उठ रही है। आज दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हक ईवीएम, वोटर लिस्ट बढ़ा घटाकर शासन प्रशासन के दबाव में शासन प्रशासन का उपयोग अपने हक में कर मतदान को तथा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मतदान प्रभावित हो रहा है, जिसे न्यायालय भी आंख मूंद लिया है और अधिकारी तो विपक्ष के आवाज पर ध्यान ही नहीं देते। यह वही देश है जहां टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्त होते थे और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते थे। जनता का विश्वास होता था चुनाव हो रहा है। उसी समय यह पता चला कि चुनाव आचार संहिता क्या होती है टी.एन. शेषन के कार्यकाल में। आज के दौर में सत्ता पक्ष के लिए चुनाव आचार संहिता अलग है, विपक्ष के लिए चुनाव आचार संहिता अलग है। जहां देश के लोकतंत्र में चुनाव में धर्म के आधार पर न वोट मांग सकते हैं, न प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में सीधे सीधे धर्म को राजनीति में घसीट लिया गया है और चुनाव आयुक्त मुख्य दर्शक बने हुए हैं। यही नहीं, मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी की आरोप आ रहे हैं विपक्ष द्वारा और ईवीएम पर उंगली तो उठाया जा रहा है। उस ईवीएम को और चुनाव आयुक्त के विषय में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ईवीएम को हटा देंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों और शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहा। उन्होंने कहा, रेफरी अंपायर तो छोड़िए, चुनाव आयोग अब दर्शक भी नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी का चीयर्स लीडर बन चुका है। उन्होंने लिखा, 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग एक दिन में 3 संवाददाता सम्मेलन की थी और मतगणना 5 घंटे तक रुकवा दी थी। रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई। ईवीएम पर लोगों का संदेह बढ़ता जा रहा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन सत्ता के नजदीक पहुंच गया था, लेकिन सत्ता नहीं मिली। इसमें ईवीएम की भूमिका और अधिकारियों की भूमिका थी, जो कि मतगणना तेजस्वी यादव ने आरोप लगा रहे हैं कि 5 घंटे मतगणना रोक दी गई थी और नतीजों में हेरफेर करने के लिए इस समय का उपयोग किया गया। तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण से सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। पुराने समीकरण से राष्ट्रीय जनता दल को अधिकतम लाभ हो चुका है। तेजस्वी यादव को पुराने समीकरण के साथ नई पीढ़ी को जोड़ना होगा। सामाजिक न्याय की अवधारणा ने लालू यादव को बिहार के राजनीति का नायक बना दिया था। वे गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा बन गए। नए माई बहन मान योजना के
साथ सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव जब ईवीएम की बात करते हैं तो प्रदेश की सत्ता के साथ साथ केंद्र की सत्ता में भी भूमिका चाहते हैं, क्योंकि बिना केंद्र की सत्ता में भूमिका में आए ईवीएम को नहीं हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में भागीदार हैं, प्रदेश की सत्ता में भागीदार हैं, लेकिन वे अपने प्रदेश की जाति जनगणना के अनुसार बढ़े हुए आरक्षण को देने के लिए न तो केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, न ही अपने से कोई आधार दे रहे हैं जिससे बढ़े हुए आरक्षण दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिल सके। तेजस्वी यादव यही सब सरकार की कमियां, अपराध, भ्रष्टाचार को आगे रखकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।